students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the multiple choice question discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the respiration in the plants. So let's start the discussion. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो अगर आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है विच इज़ नोन एज द ग्लूकोज, उससे हमने बनाना है G6P विच इज़ कॉल्ड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड द ATP बिकॉज ATP से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा जाएगा एट द नंबर 6 पोजीशन. ओनली देन देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है हेक्सोकाइनेस, नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. हेक्सोकाइनेस वो एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाएगा और G6P की फॉर्मेशन भी करवाएगा. एल्डोलेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफर. डीहाइड्रोजिनेस का मेन काम होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, तो फॉस्फेट ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है. फॉस्फेटेस एंजाइम उल्टा काम करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करता है, इसका एडिशन या ट्रांसफर नहीं करता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. सेकेंड है लिंक एंजाइम इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. लिंक एंजाइम का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है जिसको पायरुविक एसिड भी बोला जाता है. Pyruvate will be converted into the acetyl coenzyme A so that it can enter into the second cycle which is called the Krebs cycle. Now Krebs cycle occurs in the mitochondria. Glycolysis occurs in the cytoplasm. So these two are the reaction जो दो जगह सेपरेट जगह पे हो रहे हैं. इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है एंजाइम जो कि फॉर्मेशन करवाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का. तो उस एंजाइम को बेटा लिंक एंजाइम बोला जाता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंक एंजाइम? इट इज अ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस. क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए देखो, सी देखो और डी देखो, ये तीनों वो एंजाइम हैं जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हैं. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द लिंक रिएक्शन, सो दे डू नॉट एक्ट एज अ लिंक एंजाइम. तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं. तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वो कंप्लीटली टूटने के बाद कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और सिंपली यू कैन से द पायरुवेट. पॉइंट इज क्लियर. ग्लूकोज बेटा 6 कार्बन कंटेनिंग है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. नाउ दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इट इज द पायरुविक एसिड. एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड प्रोडक्ट नहीं है, वो बेसिकली की एंजाइम का प्रोडक्ट है. सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी कहाँ यूज होगा? क्रेब्स साइकिल में. तो व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? इट इज द पायरुविक एसिड. दैट इज द ऑप्शन ए. फोर्थ है अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओनली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन दैट अकर इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन है जो सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी? पहला है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. क्लियर? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दैट इज कॉल्ड 3GPA. बी है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. क्लियर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब इन्होंने लिखा है सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर द ओनली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन. तो ऑक्सीडेटिव के लिए बेटा इसकी ज़रूरत पड़ती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, बाकी तीनों की ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो फोर्थ का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर 5 है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो रिड्यूसिंग पावर है NADH प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD व्हेन. NAD से ये दोनों प्रोडक्ट कब बनेंगे? कौन सा स्टेप है जहां पर ये बनेंगे? तो पहला स्टेप है कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड is converted into 1,3-biphosphoglycerate. Now that is the correct option for the question. क्योंकि बेटा जब आप ट्रायोस फॉस्फेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करोगे
तो उसमें आपको NADH का प्रोडक्शन नहीं होगा, ना ही C में होगा ना ही D में होगा। कौन सा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का जिसमें रिड्यूसिंग पावर बनती है? जब आप PGAL यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, दैट इज फिफ्थ का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। In the glycolysis from the glucose to the pyruvic acid involve more than 7 reaction. Each individual reaction need. ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा रिएक्शन है, 10 स्टेप होते हैं टोटल, तो हर रिएक्शन में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एवरी रिएक्शन में अगर हम ये बोलें कि हमें ATP चाहिए तो वो गलत है। ATP हर रिएक्शन में नहीं चाहिए, ADP नहीं चाहिए, NADB आपको हर स्टेप पे नहीं चाहिए, लेकिन हर स्टेप में आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है स्पेसिफिक एंजाइम की, क्योंकि बिना एंजाइम के तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो 10 स्टेप ऑपरेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर 10 एंजाइम चाहिए। तो 6 का जो आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द D, 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। नंबर 7 है इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी या ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम पे देयर इज अ एनर्मस प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ईस्ट के केस में है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। तो 7th का आंसर बना हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 NADH and H positive produced during the anaerobic glycolysis yield। एनारोबिक आपने ग्लाइकोलाइसिस करा मतलब विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया, तो हमारे पास बेटा 2 NADH प्लस H पॉजिटिव का प्रोडक्शन हुआ। अब ये आगे जाके कितने ATP बनाएंगे? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो 1 NADH एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 ATP। एक NADH कितने ATP बनाता है? 3 ATP बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास टोटल कितने NADH प्रोड्यूस हुए? 2 NADH। तो 2 NADH मिलके कितने ATP बना देंगे? टोटल 6 ATP। तो व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 is the option A, that is a total 6 ATP molecule। क्वेश्चन नंबर 9 है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जनरली अकर्स इन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसको हम समटाइम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, वो कहाँ होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, हायर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, सी ऑप्शन है ह्यूमन, या फिर डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बेसिकली बेटा हमारे केस में तो एनारोबिक होता नहीं है, हायर ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया या फंजाई में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फंजाई में तो कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है ईस्ट का, जिसमें होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हमारे पास बना ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है तो उससे क्या बनता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बेटा उसमें डेफिनेटली अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो डेफिनेटली ईस्ट के केस में होगा, जिसमें कि अल्कोहल के साथ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाइरुवेट से इथेनॉल यानी कि C2H5OH यानी कि अल्कोहल प्लस CO2 बना। तो अबव रिएक्शन में 2 एंजाइम चाहिए, और वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं? तो जो रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे उसमें एक हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो डी कार्बोक्सिलेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डी कार्बोक्सिलेज होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। C2H5OH निकलेगा मतलब
रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का निकलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डीहाइड्रोजिनेज। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये देखो कि बी में डी कार्बोक्सीलेज तो है लेकिन उसके साथ एनोलेज है, तो वो गलत है। सी में डी कार्बोक्सीलेज के साथ काइनेज है, वो भी गलत है। डी में कार्बोक्सीलेज लिखा है, वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए, पायरुवेट डी कार्बोक्सीलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो 11 का करेक्ट आंसर कौन सा बना? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट यानी कि फंजाई, फंजाई में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसको अल्कोहल फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन बेटा, अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, और अल्कोहल के साथ जो प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो पहला लिखा है वाटर एंड CO2 आर द एंड प्रोडक्ट, जो गलत है। CO2, इथेनॉल एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट, जो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में है CO2 वाटर आर द एंड प्रोडक्ट, अगेन रॉन्ग। देन CO2 एसिटिक एसिड एंड एनर्जी, अगेन रॉन्ग। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में है तो वह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। कौन सी अल्कोहल? इथेनॉल। तो 12 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन केस ऑफ द एनिमल सेल लाइक मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू द लैक्टिक एसिड। मसल्स में ज़्यादातर अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज में, तो जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा तो मसल फटीग हो जाते हैं, पेन होता है मसल में। सो दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये कौन करवाता है कन्वर्जन? दिस कन्वर्जन इज कॉज्ड बाय व्हाट? फर्स्ट लिखा है ऑक्सीजन। पहली बात तो बेटा ऑक्सीजन होती नहीं है, इसीलिए फर्मेंटेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। तीसरा एंजाइम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। नाउ दैट इज करेक्ट। it will reduce, it will causes a removal of hydrogen so that there is a formation of lactic acid. तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा बना? सी। ईस्ट पॉइजन themselves टू द डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेज। अब ईस्ट के केस में देखो कौन सी फर्मेंटेशन होती है? अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है ना। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, और अगर वो प्रोडक्शन एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो गया तो उसमें ईस्ट की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कितना परसेंटेज है अल्कोहल का विच विल कॉजेज द डेथ ऑफ द ईस्ट और द फंजाई? तो 14 नंबर क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू दैट इज द 13% बेटा। तो जब इतना अमाउंट पहुंच गया तो इट विल बिकम पॉइजन फॉर द ईस्ट, तो ईस्ट की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 14 का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। AIPMT 2014 में आ चुका है। कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, अगर प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें तो डेफिनेटली होती है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टेट फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। तो 15th का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्लियर? 16 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगो द फर्मेंटेशन। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम फर्मेंटेशन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ ATP बनते हैं? फर्मेंटेशन का मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट anaerobic respiration. Which kind of the respiration? Anaerobic respiration. तो anaerobic respiration में how many number of the ATP will be produced? It is a total 4 ATP. बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है बिकॉज anaerobic है बेटा। तो 16 का आंसर क्या बना? ए।
17 है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नीट 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो तीनों के ब्रेकडाउन में कॉमन है आपके पास? कॉमन है तो कॉमन में बेटा हमारे पास आता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के लिए कॉमन बायोमोलिक्यूल है। ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा। पायरुविक एसिड सिर्फ आपके फैट या फैटी एसिड के लिए होगा। एसिटाइल कोएंजाइम अगेन फैट के लिए है। तो 17 का सही आंसर हमारे पास बनता है बी ऑप्शन। Number 18, TCA cycle enzyme are present. TCA means tricarboxylic acid cycle, जिसको बेटा कॉमनली क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। तो क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम्स है वो कहाँ लोकेटेड हैं? साइटोप्लाज्म में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नो। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स? नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली कहाँ लोकेटेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इनर मेम्ब्रेन भी हो गया गलत। तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा बना? सी ऑप्शन। 19 में है विच वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बताना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले देखो कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। यानी कि जब आप इसमें पायरुविक एसिड बनाते हो तो वो एरोबिक में भी बनेगा एनएरोबिक में भी बनेगा। और हमें बताना है प्रोडक्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगा, दैट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्योंकि बेटा एथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि एनएरोबिक है। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लैक्टेट फर्मेंटेशन, जो अगेन एनारोबिक है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर 20 में हमारे पास है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन रिमूवल ऑफ द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना है तो मतलब यू आर डूइंग द डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी कार्बोक्सिलेशन की जरूरत पड़ती है क्रेब साइकिल में। कहाँ पड़ती है? क्रेब साइकिल में। ठीक है, यहां हम करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी कार्बोक्सिलेशन अगर क्रेब साइकिल में होगा तो क्रेब साइकिल डेफिनेटली बेटा कहाँ होता है? इट अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो डेफिनेटली 20 का आंसर क्या बना? ए बन गया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन नहीं है, एनीवेयर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रेब साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए ऑप्शन। 21 में है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताना है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। दैट कनेक्टिंग लिंक इज द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? तो जब आप ग्लाइकोलाइसिस करते हो साइटोप्लाज्म में, तो ग्लाइकोलाइसिस में बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो एंड प्रोडक्ट सपोज बन गया पायरुवेट। ठीक है, अब ये पायरुवेट ने स्टार्ट करना है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सपोज इफ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर हम ऑपरेट कराएंगे क्रेब साइकिल, पायरुवेट डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए विच देन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक। सो इट इज नॉट पायरुविक एसिड, नॉट CO2, डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 21 का ऑप्शन सही बना ए ऑप्शन, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। 22 में है विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो इसमें कॉमनली सब में यूज होता है वो हमारे पास आता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो 22 का आंसर हमारे पास बना बी ऑप्शन। 23rd है द एंजाइम यूज्ड टू कैटालाइज द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड। अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ
ट्रीट करके हमने यहाँ पर सिट्रिक एसिड बनाना है, तो नेम द एंजाइम्स विच इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल. तो इसका नाम यहाँ पर है बेटा कि जो कंपाउंड बनेगा ना वो सिट्रिक एसिड बनेगा. तो यू आर मेकिंग द सिट्रिक एसिड, तो दैट शुड बी साइट्रेट सिंथेज. साइट्रेट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द सिट्रिक एसिड. सिंथेस का मतलब होता है बनाना, तो हम क्या बना रहे हैं, सिट्रिक एसिड बना रहे हैं. तो यू वांट द एंजाइम साइट्रेट सिंथेस. परमिएट नहीं है, ब्यूरेट नहीं है, मैलिएट नहीं है. तो 23rd का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन. 24 में है विच ऑफ दीज स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल इंडिकेट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है दैट इज द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल पे, और ये क्रेब्स साइकिल में होगा. और ये जो रिएक्शन यहाँ पर होगा वो होगा बेटा सी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सक्सीनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सीनिक एसिड. When you look at the first one, तो फर्स्ट वन में सक्सीनाइल एसिड को अल्फा क्लीटोग्लूटारिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि उल्टा रिएक्शन है, गलत है. सक्सीनिक को मैलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं किया जाता. मैलिक और ऑक्सैलिक का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. इट इज अ कन्वर्जन ऑफ द सक्सीनाइल कोएंजाइम ए टू द सक्सीनिक एसिड विच इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो 24 का राइट ऑप्शन कौन सा बना, सी ऑप्शन. 25th में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ द NAD डज नॉट अकर. NAD का रिडक्शन नहीं होता. किसमें नहीं होता, 4 स्टेप आपको गिवन है. जहां हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा वहां रिडक्शन भी नहीं होगा. ठीक है, इट इज वेरी क्लियर. तो आइसोसिट्रिक एसिड को जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन होगा. मैलिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड में चेंज करेंगे तो भी रिडक्शन होगा. पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करेंगे तो भी रिडक्शन होगा. लेकिन अगर सक्सीनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करना है तो रिडक्शन नहीं होता है. तो मतलब यहाँ पर NAD का रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो 25th का आंसर कौन सा बन गया आपके पास, डी ऑप्शन. 26 नंबर क्वेश्चन है FAD इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग. FAD जो है फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो कौन से स्टेप में करेगा. चारों के चारों स्टेप बेटा डेफिनेटली आपके क्रेब्स साइकिल में है, और जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्रेब्स साइकिल में ही करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप है पहला, वहाँ पर FAD की ज़रूरत नहीं है. सक्सीनिक टू फ्यूमेरिक एसिड जब आप करोगे तो आपको FAD की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम लोगों के पास FAD रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन और फिर रिड्यूस्ड हो जाता है. यहाँ पर वी रिक्वायर द FAD. तो करेक्ट ऑप्शन बना बी ऑप्शन. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड द इंटरमीडिएटरी कंपाउंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड. तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते हैं या जो बाकी इंटरमीडिएटरी कंपाउंड आपके पास बनते हैं, ये बेसिकली बेटा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो 27 का आंसर है ए. 28 में है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. नीट 2016 का क्वेश्चन है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ATP from the ADP. तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ATP by the transfer of the phosphate group from the substrate to the ADP. ADP में ट्रांसफर करोगे तो ATP बनाएगा, जो डेफिनेशन एक माना जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का. इसी को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. बी ऑप्शन में है ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप इन द ATP नॉट पॉसिबल, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट इज नॉट पॉसिबल, और डी अगेन इज नॉट पॉसिबल. तो 28 का आंसर क्या बना, ए. दैट इज ATP का फॉर्मेशन होगा किससे, ADP प्लस PI विच मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट.
29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑफ द ईटीएस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है एंजाइम जो एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है एटीपी के फॉर्मेशन में, मतलब वो एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी बनाने में हेल्प करेगा, और वो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसको नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेस। नाम से क्लियर है। NADH डिहाइड्रोजिनेस तो बेटा डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज नॉट द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। यूबिक्विनॉन इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात हो रही है ETS में, वो है ATP सिंथेस जो कि ATP फॉर्मेशन करेगा। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना डी ऑप्शन। 30th में है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की हमने बात करनी है, तो लास्ट में जाके फाइनली हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन। इट इज द टर्मिनल एक्सेप्टर विच एक्चुअली एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, देयर इज नो कैल्शियम। यूबिक्विनॉन बीच में आता है क्योंकि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ऑक्सीजन होता है लास्ट में, टर्मिनल एंड पे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो 30th का राइट ऑप्शन कौन सा बना? ए। 31, ड्यूरिंग द विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ATP। कौन से स्टेप में सबसे ज़्यादा ATP आप लोगों के पास फॉर्मेशन होगा? तो डेफिनेटली बेटा कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटल कोएंजाइम A में कम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ज़्यादा ATP बनते हैं। किससे ज़्यादा? ग्लाइकोलाइसिस से भी ज़्यादा, और इवन क्रेब्स साइकिल में भी ज़्यादा। क्लियर? तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP आप लोगों के पास बनेंगे दैट विल बी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन B। 32, द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? इसका इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि NADH को वापस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, रिड्यूसिंग पावर का रीसाइक्लाइजेशन। ऐसा नहीं है कि वो TCA साइकिल का इंटरमीडिएट यूज़ करेगा, उसके लिए नहीं होता। पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो आप ग्लाइकोलाइसिस करोगे। ऑल ऑफ द अबव आप बोल नहीं सकते। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या बचा? टू साइकिल द NADH प्लस H पॉजिटिव बैक टू NAD पॉजिटिव, दैट इज द ए ऑप्शन। ETS अक्कर इन, ETS बेसिकली कहाँ होगा? तो ETS के लिए बेटा हमें चाहिए बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये जितने भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, विच इज़ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो 33 का जो राइट ऑप्शन है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। व्हेन यू लुक एट द माइटोकॉन्ड्रिया, सो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं कॉम्प्लेक्स विच आर इन्वॉल्व इन ETS, नॉट द आउटर, नॉट द C ऑप्शन, नॉट द D ऑप्शन। तो 33 का करेक्ट कौन सा बना? A ऑप्शन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कितने होते हैं टोटल? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 34 में है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स 1 and 4 आर रिस्पेक्टिवली। कॉम्प्लेक्स 1 and 4 को क्या बोलते हैं? 1 तो देखो वो है जो NADH से रिसीव करेगा, तो उसको NADH डिहाइड्रोजिनेस बोला जाता है। ये तो क्लियर है आपके पास, ठीक है। फोर्थ जो है वो साइटोक्रोम से रिलेटेड है, तो उसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बेटा FADH2 लिखा है, गलत है। सेकंड भी गलत है। थर्ड में 1 के लिए है NADH डिहाइड्रोजिनेस, और 2 के लिए है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। तो C यहाँ पर हमारे पास है राइट ऑप्शन। 35 में हमारे पास है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है? तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर इन द ETS विच रिसीव द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम A नहीं है क्योंकि वो बीच में आता है।
A2 भी बीच में आएगा, इवन A3 भी बीच में आएगा। तो ये टर्मिनल नहीं होते हैं, टर्मिनल होता है ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। तो 35th का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हम बताएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से वो गया साइटोक्रोम सी के पास, और फिर वो जाएगा कॉम्प्लेक्स में जिसमें है साइटोक्रोम AN3 कॉम्प्लेक्स। तो 36 का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बना? दैट इज द बी ऑप्शन। 37 में आपको डायग्राम दिया है एटीपी सिंथेसिस का, तो हमने इसमें लेबल्ड पार्ट को करेक्ट देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है ए ऑब्वियसली बेटा H पॉजिटिव है, बी जो है वो हमारे पास है F0, और जो C है वो है F1। ठीक है, C F1 है, B F0 है और A H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव अंदर से बाहर जाएंगे तभी ये दोनों ज्वाइन होंगे और हमारे पास क्या बनेगा? ATP। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हर बारी जब दो H पॉजिटिव बाहर मूव करते हैं तब एक ATP बनता है। तो यानी कि A 2H पॉजिटिव, B F0 जहाँ से प्रोटॉन पास करेगा, C F1 जिसमें कि एंजाइम है जो कि ATP बनाएगा। तो 37 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द C ऑप्शन। 38 है हाउ मैनी NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सिंगल पायरुवेट इन अ क्रेब्स साइकिल। एक सिंगल पायरुवेट कितने NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल रिलीज करेगा क्रेब्स साइकिल में? ठीक है, तो सिंगल पायरुवेट मतलब वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा जो आगे क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। तो 38 में बेटा टोटल जो NADH प्रोड्यूस्ड होते हैं वो 3 होते हैं। 3 स्टेप है जहाँ पर 3 बारी ये रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस होगी। तो आंसर हमारे पास है 38 का A, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव। 39 है नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल पर हेक्सॉस ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक हेक्सॉस मॉलिक्यूल यानी कि एक ग्लूकोज जब टूटा तो ओवरऑल कितना नेट गेन होता है ATP का? तो नेट गेन हम लोगों के पास होता है 36 ATP। तो सही आंसर है C। ठीक है, एक तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें बनते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ATP, क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, क्लियर, और देन उसके बाद हम लोगों के पास बनते हैं यहाँ पर टोटल ETC में। तो सबका मिला के नेट गेन कितना हो जाता है? 36 ATP। From one molecule of the glucose during the oxidative phosphorylation, the total gain of ATP is what? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक बताना है, तो बेटा 34 रहता है आपके पास। ये याद ही कर लो आप सीधा वैल्यू, तो 40 का आंसर आ जाता है C। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मतलब हमने ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट हो जाना है, तो ग्लाइकोलाइसिस से लेके अप टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। RQ वैल्यू जो है वो कंपाउंड की आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसमें एक है 4, एक है 1 और एक है 0.7। तो हमने कंपाउंड बेटा आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो जैसे 4 है इट इज़ लाइक मोर देन 1। मोर देन 1 है तो फैटी एसिड के केस में आता है जैसे कि पाल्मिटिक एसिड। 1 है फॉर कार्बोहाइड्रेट, और अगर 1 से भी कम है तो वो इट इज़ मोर कॉमनली फॉर द ऑक्सैलिक एसिड। ये आपकी बुक्स में गिवन NCERT में जो आपको सीधा याद करने हैं। तो 41 का जो सही आंसर बनेगा दैट विल बी द D ऑप्शन। 42 में है सक्यूलेंट प्लांट, जो मतलब ड्राई जीरिक कंडीशन में आपको मिलते हैं जैसे कि ओपनशिया। उनके केस में बेटा RQ वैल्यू क्या होगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, इस रेशियो को RQ वैल्यू बोला जाता है। तो सक्यूलेंट प्लांट्स के केस में RQ वैल्यू हमेशा क्या आता है? 0 आता है, बराबर ही रहता है दोनों का। लेस देन 1 नहीं होगा, मोर देन 1 नहीं होगा, इन्फानाइट नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास? 0। तो 42 का आंसर क्या आता है? D ऑप्शन।
तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपके पास है गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट में आपके पास बेटा रिएक्शन है। तो रिएक्शन में एज यू कैन सी दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, जिसमें 145 ऑक्सीजन है, 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, 98 वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ पर आपने आर क्यू वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आर क्यू वैल्यू के लिए कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुआ और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ, वो बेसिकली यहाँ पर देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन देखूँ और ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात करूँ, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर देखो आपको दिया है 102/145, क्लियर। तो अब इसमें आप डिवाइड करके अगर आर क्यू वैल्यू निकालते हो 44 नंबर क्वेश्चन में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों के पास आ जाता है 0.7। तो 44 में जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी और द एटीपी इज लिबरेटेड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ। ज़्यादा एनर्जी किसके टूटने से, ब्रेकडाउन से रिलीज होगी। फैट ऑप्शन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, विटामिन्स हैं। विटामिन्स तो बेटा एनर्जी देते नहीं है। स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल, वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन प्रोवाइड्स बट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी हमारी बॉडी में हमें फैट प्रोवाइड करता है, बिकॉज फैट हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल है। एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होगा और जब ये टूटेगा इट विल प्रोड्यूस अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है फैट ही प्रोड्यूस करते हैं, फैट के बाद कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन। तो 45th का जो आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड द फैट दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और एटीपी ऑन द ऑक्सीडेशन, और यू कैन से breakdown. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.